हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक छोटी सी बात लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम अपनी लाइफ में जार सिस्टम को कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं। जार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम डिफरेंट जार्स में अपने फ़ंड को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं वो हम अचीव कर पाएँ। ऐसा देखा गया कि जार सिस्टम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और उन्होंने देखा है कि अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियली काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं एंड दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी और उनकी लाइफ एटलीस्ट फाइनेंशियल वरीज से फ्री हो सकती है। तो जार सिस्टम मैंने आपसे जैसे शेयर किया था लास्ट टाइम, तो अभी उसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जार के अंदर हमें मनी मेंटेन करनी पड़ती है, पैसे डालने पड़ते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारी जो इनकम्स मिलती हैं वो तो वर्चुअल फॉर्म में मिलती हैं। वी गेट आवर मनी इन आवर बैंक अकाउंट। तो प्रैक्टिकली जार सिस्टम को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है, मैं ये इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वापस मैं उसी स्लाइड पे जिसके थ्रू मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वापस उसी स्लाइड पे लेके मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हाउ वी कैन यूज़ द जार सिस्टम प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कि हम अपने जार सिस्टम को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर लें, क्योंकि जो हमारी इनकम्स हैं वो कैश फॉर्म में तो मिलती नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो तो हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है, अब हम इस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं नेसेसिटी जार है। तो सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि भाई जो आउट ऑफ 1 लाख रुपीज़ जो मैंने 55% आपको नेसेसिटी बॉक्स के लिए बताया था, लेकिन 55% वहाँ पे यूज़ नहीं होता। यानी कि जो पहले दिन जब भी आपको इनकम मिली है, आपका सारा की सारा पैसा जो नेसेसिटी वाला है उस दिन यूज़ नहीं होता और आपको लगता है कि भाई आधा पैसा या आधे से ज़्यादा पैसा आपका 15 दिन के बाद यूज़ होगा। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, कि जितना पैसा हमें इमीडिएटली चाहिए, जो अगले 5-7-10 दिन में चाहिए, वो अपने बैंक अकाउंट में रहने दें नेसेसिटी के लिए, और बाकी का पैसा आप लिक्विड फंड्स में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि लिक्विड फंड में आप शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 6% ब्याज मिल सकती है। और ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें म्यूचुअल फंड्स का कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। ये जो लिक्विड फंड होते हैं, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें कोई भी एग्जिट लोड या एंट्री लोड भी नहीं होता। आप 4-5 दिन में या इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपके पास पैसा आ जाता है, सब्जेक्ट टू कि वो सैटरडे संडे ना हो। इनफैक्ट ओवरनाइट फंड्स में तो सैटरडे संडे को भी अवॉइड करके आप पैसा निकाल सकते हैं। तो उस सूरत में आपका जो पैसा नेसेसिटी के लिए इमीडिएटली यूज़ होना है वो आपको रखना है बैंक में, बाकी का सारा पैसा लिक्विड फंड में शिफ्ट कर दीजिए। सेम वे जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट विच इज़ FFA, तो FFA में इस एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं कि 6 महीने तक हमने 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और अभी तक हमारा कोई भी हमने उसको यूज़ नहीं किया या कोई FD नहीं किया या पेंशन प्लान कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी सूरत में देखिए, जिन लोगों के पास, क्योंकि FFA का जो मेन यूज़ है वो रिटायरमेंट का है, तो जिन लोगों के पास रिटायरमेंट में काफ़ी अच्छा समय है, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स और मोर, उस सूरत में अगर वो इक्विटी में भरोसा रखते हैं तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, मल्टी कैप फंड्स में पैसा SIP के थ्रू डाल सकते हैं और अपने FFA को वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको डिफरेंट एसेट क्लास में जाना है तो इक्विटी SIP के साथ उनको कुछ पैसा लिक्विड फंड में SIP में करना चाहिए, जिससे कि जब जब लिक्विड फंड में उतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि वो उसके FD करा सकें या घर ले सकें या पेंशन प्लान ले सकें, तब वो पैसा आप लिक्विड फंड से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि बैंकों में आज की डेट में आप देखेंगे तो 2-2.5% सेविंग अकाउंट की ब्याज मिल रही है और लिक्विड फंड्स में हमें 6% तक इंटरेस्ट मिल जाती है। तो एक तरह से आपको FFA में एक एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल सकता है। सेम वे यही काम हम LTP के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए करेंगे और चैरिटी के लिए करेंगे। यानी कि जब तक हम उन फंड्स के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो पैसा हमारा लिक्विड फंड्स में पड़ा रहेगा। इस तरह से हम उसको एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हर महीने पैसे का आना और लिक्विड फंड में शिफ्ट करना, कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कई बार आप भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट फॉर FFA, LTP, एजुकेशन एंड चैरिटी, इन बॉक्सेस के लिए आप SIP करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह से आप अपने फंड्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है दोस्तों कि जैसे नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी के लिए लिक्विड फंड आप एक डिफरेंट स्कीम चुनिए। यानी कि FFA, LTP, एजुकेशन और चैरिटी, इन सब के लिए आप अलग अलग स्कीम्स चुन सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी के लिए आप SBI ओवरनाइट फंड चुन सकते हैं, FFA के लिए HDFC लिक्विड फंड चुन सकते हैं, LTP के लिए L&T लिक्विड फंड चुन सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता है कि भाई L&T लिक्विड फंड तो LTP वाला है, तो इस पर्पज़ से क्या होगा कि आपको उसको मैनेज करना भी बहुत आसान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि दिस टिप विल हेल्प यू। अब बात करता हूँ मैं अगली बात की। कई बार लोगों की जो इनकम्स होती है दैट इज़ अनइवन, विच मीन्स कि आपको हर महीने सेम इनकम नहीं आती। कई बार ऐसा सैलरीड केसेस में भी होता है, जैसे कई बार हर महीने मतलब हमारा कुछ टैक्स कटता है, PF कटता है या कुछ और डिडक्शंस होती हैं, तो कई बार वो अमाउंट, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में एज्यूम किया था कि हमारी मंथली सैलरी 1 लाख है, लेकिन कई बार देखा गया कि वो 1,20,000 आ जाती है क्योंकि कुछ बोनस मिल जाता है, या कई बार 80,000 हो जाती है, यानी कि ज़्यादा टैक्स कट जाता है। तो उस सूरत में हम फ्रेंड्स कैसे इन जार्स को मैनेज करेंगे, मैं इसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको इस महीने 1,20,000 आए, तो हमें सबसे पहले 55,000 को मैनेज कर लेना है। 55,000 को कैसे मैनेज करना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्ट जो खर्चा करना है वो बैंक में रहने देना है, बाकी का पार्ट हमें लिक्विड फंड में शिफ्ट कर देना है नेसेसिटी के लिए, जो कि 15 दिन बाद आने वाली है। उसके बाद जो पैसा आपको बचा है, यानी कि 1,20,000 में से 55,000 घटा के हमारे पास 65,000 बचे, उस पैसे को आपको 45% मानना है और उस हिसाब से FFA, LTP, एजुकेशन और चैरिटी एंड रिवार्ड में बांट देना है। तो इससे क्या होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका उस महीने इन जार्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। अब मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगले महीने हमारी सैलरीज 80,000 रह गई बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्शन और एनी अदर रीज़न। तो उस सूरत में फ्रेंड्स अगेन सेम प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। 55,000 को हम अलग से पहले निकाल के नेसेसिटी वाला सारा सिस्टम मेंटेन कर लेंगे, और जो बाकी का 25,000 बचा है उसको 45% मान के बाकी के जार्स में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम मंथ ऑन मंथ अपनी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये जो मैंने आपसे शेयर किया है ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा जार सिस्टम आपको क्लियर किया था, जार सिस्टम शेयर किया था, उसमें ये एक एडिशनल हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अब आगे भी कुछ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लेके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। अगली जो वीडियो होगी मेरी वो अष्टलक्ष्मी के कंसेप्ट पे होगी कि वास्तव में रिचनेस का मतलब क्या है और क्या हम सभी रियल में रिच हैं या नहीं है। आपने देखा कि हम प्रैक्टिकली जार सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं जार सिस्टम के बारे में, और या आपको कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ रही हो, तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, या आप अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।